हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और अगर पिछले कुछ महीनों के इवेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर और उसके बाद कोविड 19 पैंडेमिक जिस तरह से चाइना के वुहान सिटी से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया और अब ग्लोबल कंपनीज चाइना को छोड़ने लगी हैं, तो लोग सोचने लगे कि आखिर कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि इतनी बड़ी डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई चेन जैसे कि चाइना में अवेलेबल है को पूरी कर सकता है। लोग इंडिया के बारे में बात करने लगे, पर क्या इंडिया वास्तव में इन चीज़ों के लिए रेडी है? क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है? और अगर इंडिया को अपनी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि भारत उठा सकता है कि जिससे सारी कंपनीज भारत आएं? तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो को डिटेल में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। न्यूज़ तो सबको पता है कि हजारों कंपनीज चाइना छोड़ रही हैं और उसमें से कई सारी भारत आ रही हैं। हालांकि सिंगापुर और वियतनाम काफ़ी टफ कॉम्पिटिटर है जो कि कई सारी कंपनीज को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट कर रही हैं। और इसी सारे पार्ट्स को, इसी सारे डिस्कशन को हम इस वीडियो में 5 सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। और जो 5वां सेक्शन होगा उसमें मैं बताऊंगा कि भारत के यंग को, भारत के यूथ को, भारत के नौजवानों को भारत को विकसित करने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आखिर क्या रोल होना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए कि जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सके। चलिए बात करते हैं सेक्शन 1 के बारे में कि आखिर आज नहीं तो कल ज़्यादातर कंपनीज चाइना को क्यों छोड़ देंगी। इसके मेनली 2 वजह हैं। सबसे पहली वजह, चाइना अब एक डेवलप्ड कंट्री के जैसी हो गई है। वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, एवरेज सैलरीज भी ज़्यादा हो गई हैं, लोग छोटे मोटे काम करना नहीं चाहते और वहाँ पर मार्केट कंपटीशन भी बढ़ गया है, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या जो कंपनीज चाइना में हैं उनको फ़ायदा कम हो रहा है। और जो दूसरा कारण है वो ट्रेड वॉर और कोविड 19 पैंडेमिक है, जिससे कि कोविड 19 पैंडेमिक चाइना की लापरवाही से जिस तरह से दुनिया में फैला है और क्योंकि यूएसए जो कि एकमात्र सुपर पावर कंट्री है उससे चाइना के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं और इससे आने वाले समय में चाइना के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपनीज चाइना के एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रही हैं और उसकी वजह से वो दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्शन को लगा रही हैं। अगर कंपनीज चाइना को छोड़ रही हैं तो अपनी नई बिजनेस लोकेशन कैसे चूज करती हैं, इस बात की डिस्कशन हम सेक्शन 2 में करते हैं कि आखिर जो नई बिजनेस कंपनीज हैं या कंपनीज जो कि चाइना को छोड़ रही हैं वो किसी बिजनेस लोकेशन को कैसे चूज करती हैं। तो एक्चुअली कंपनीज मेनली 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी नए बिजनेस लोकेशन को चूज करती हैं। पहला, उस देश की जो बिजनेस इन्वायरमेंट हो वो वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा हो और वहाँ पर बिजनेस काफ़ी जल्दी शुरू हो सके और वहाँ पर ज़्यादा कानूनी पचड़े या रेड टेपिज्म ना हो। दूसरा, उस देश में इजीली लैंड एक्विजिशन हो जाए और वहाँ पर जब लैंड एक्विजिशन हो तो बहुत सारे जो प्रोटेस्ट जैसे कि इंडिया में हमेशा देखे जाते हैं वो ना हो। तीसरा, उस देश में एक स्टेबल पॉलिटिकल कमांड हो, वहाँ की लीडरशिप स्टेबल हो और वो कड़े फैसले ले सके तथा वहाँ पर वायलेंस और टेररिज्म ना हो तथा गवर्नमेंट चेंज होने पर कंपनीज के प्रोजेक्ट ना रुकें। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले जब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया था उसको रोक दिया था। तो ऐसी सिचुएशंस उस कंट्री में नहीं होनी चाहिए। चौथा, उस कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग और उस कंट्री की एवरेज इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर्स इजीली अवेलेबल होना चाहिए तथा उस देश में महिलाओं की भी भागीदारी काम करने में अधिक होनी चाहिए। पांचवा, उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए
और तथा वहाँ के वर्कर्स की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वर्कर्स की तथा कंपनी की आउटपुट व प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके। तो इससे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इंडिया में कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो कि हमें करने पड़ेंगे, जिससे कि ज़्यादा फॉरेन कंपनीज और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके, और इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। यहाँ पर हम सेक्शन 3 में आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन सा सुधार हमने करने चाहिए। जो सबसे पहला सुधार है वो लेबर, लैंड और टैक्स लॉस को सुधारना है, क्योंकि अगर कोई कंपनी यहाँ पर आए तो अपने यहाँ के लेबर लॉस और टैक्स सिंप्लीफाइड हों और यहाँ पर लैंड एक्विजिशन आसानी से हो, जिससे कि नई फैक्ट्री खोलने में दिक्कत ना हो। हालांकि 1000 से ज़्यादा कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन को फ्री में कर दिया है तथा टैक्स रिडक्शन भी किया है, और यूपी गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए लेबर लॉस को भी स्थगित कर दिया है। पर अभी भी कई सारे सुधार हमें करने हैं और अभी भी कई सारे टैक्सेस हैं जिन्हें कि हमें सिंप्लीफाई करके और रेड टेपिज्म को कम करके हम ज़्यादा कंपनीज को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा सुधार, हमें अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना होगा, क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की टियर 1 की सिटीज़ में भी इतना ख़राब है और अपने यहाँ के बड़े से बड़े शहर गंदे और प्रदूषित हैं, जिससे खराब स्वास्थ्य सेवा, खराब सड़कें हमारे देश को इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेट नहीं बनाती हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स तथा आयुष्मान भारत जैसी योजना को भी लाया है। अभी भी हम एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, पर हमें थोड़ा और सुधार करना होगा, और अगर हम अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार सके तो श्योरली कंपनीज इंडिया में अट्रैक्ट होंगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगी। जो तीसरा सुधार है वह है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तथा महिला शिक्षा की भागीदारी बढ़ाने में, क्योंकि अगर 1000 कंपनीज भारत में आती हैं तो उन्हें शिक्षित और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, और एक लार्ज नंबर में, जिससे में महिलाओं की भी भागीदारी हो। इससे होगा क्या कि कंपनीज की आउटपुट व प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। हालांकि गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मिशन तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं, पर इसके रिजल्ट्स इम्प्रेसिव नहीं आए हैं। आज भी हमारे बहुत सारे युवा अनस्किल्ड तथा अनएम्प्लॉयड हैं, और हमारे यहाँ महिलाओं का नेतृत्व और भागीदारी काफ़ी ज़्यादा कम है। इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुधार की अभी भी दरकार है, और अगर हम इस क्षेत्र में सुधार कर पाए तो निश्चित ही हम इन्वेस्टमेंट और कंपनीज को भारत में अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ने अपने तरफ से प्रयास काफ़ी किए हैं, पर आखिर क्वेश्चन ये आता है कि कंपनीज इंडिया को टॉप प्रायोरिटी ना देकर सिंगापुर और वियतनाम जैसे कंट्रीज को टॉप प्रायोरिटी क्यों दे रही हैं, तथा क्या वो भारत नहीं आएंगी। देखो, ऐसा है नहीं। भले ही कंपनीज टॉप प्रायोरिटी वियतनाम और सिंगापुर को दें, पर कई कंपनीज इंडिया आएंगी। हालांकि वियतनाम और सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी अच्छा है, पर वो छोटी कंट्रीज हैं और वहाँ की डिमांड इंडिया से काफ़ी कम है, तथा क्योंकि ये देशों के पास प्राकृतिक संसाधन भी कम है, जिससे इन कंट्रीज में बड़े इक्विपमेंट जैसे कार, ट्रक्स व अन्य सामान बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो होगा ये कि भले ही अभी कुछ साल कंपनीज इंडिया में कुछ कम आए, पर आने वाले 2-3 साल में अगर कोई देश जो कि चाइना के जैसी वर्कफोर्स या चाइना के जैसी डिमांड व सप्लाई चेन प्रोवाइड करा सकता है तो वो इंडिया है। तो आज नहीं तो कल सारी कंपनीज को इंडिया आना ही है। सो आखिर इन सब के बीच जो 5वां सेक्शन, इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है कि आखिर हम नौजवानों को क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके और हम डेवलप्ड कंट्री बन सकें तथा हम एक बार फिर से वर्ल्ड लीडर बन सकें। तो देखो, सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करनी पड़ेगी, जिससे हमें एक ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम नए इन्वेंशन कर सकें, नए आइडियाज़ ला सकें। हमें एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता का जुनून होना चाहिए, हमें उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए तथा सरकारी नौकरी के स्टीरियोटाइप से हमें निकलना होगा। तभी जाके भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तभी भारत
विकसित देश बनेगा, तभी भारत फिर से वर्ल्ड को लीड कर सकेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए तथा शेयर करना मत भूलिए।